हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 लिमिट, मैथ्स का चैप्टर 7 लिमिट देख रहे हैं और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखने वाले हैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली लिमिट होता क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट एग्जैक्टली होता क्या है। मान लो एक्चुअली लिमिट जो है यो यूज़ कहाँ पे होगा वो मैं आपको बताती हूँ पहले, उसके बाद उसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। जो मैथ्स की एक ब्रांच होती है दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस की दो ब्रांचेस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक डेरिवेटिव, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन, एंड दूसरी ब्रांच है इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, इन दोनों ब्रांच में इसका यूज होता है। ये दोनों ब्रांचेस हमने ऑलरेडी फिजिक्स में जो सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन दिया था। वहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन है, एग्जैक्टली वो कैसे सॉल्व करना होता है, मतलब उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। फिर भी वापस एक बार मैं आपको बताती हूँ। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो अभी डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने आपको पूछा कि आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो आपका ये घर है, ओके, यहाँ पे आप रहते हो, ये आपका घर है। यहाँ से लेके आप जिस कॉलेज में जाते हो उस कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको पता रहेगा। मैंने आपको बोला कि आप अपनी बाइक से यहाँ से निकले और यहाँ तक गए, तो यहाँ तक जाने के बाद आपकी बाइक का स्पीड कितना था। तो आप मुझे क्या बताओगे, आपकी बाइक का जो स्पीड बताओगे, आप मुझे बताओगे एवरेज स्पीड मेरी बाइक का 40 था, राइट ना। मतलब यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड बताते हैं। एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पीड मतलब या फिर वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, आप लोग मुझे बताओगे 40 स्पीड था। अब मैंने आपको पूछा कि इसका एक्सेलरेशन कितना था, तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन बताने के लिए मुझे आप यहाँ का स्पीड काउंट करोगे, यहाँ का स्पीड काउंट करोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला मुझे बताओगे, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्टली फाइनल स्पीड लिया एंड इनिशियल स्पीड लिया, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके फिर मुझे टाइम बताया। तो ये एक्सेलरेशन आपने कौन सा एक्सेलरेशन बताया, दिस इज द विच एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे मैंने एवरेज एक्सेलरेशन, ये आपने मुझे क्या बताया, एवरेज एक्सेलरेशन बताया। मतलब डायरेक्टली इनिशियल फाइनल एंड देन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो आपने निकाल लिया, बट अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी बाइक यहाँ से निकली 1 सेकेंड के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या था, 2 सेकेंड के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या था, 3 सेकेंड, मतलब हर एक इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या था, ये मुझे बताओ। तो हर एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, पहले लिमिट पढ़ना है, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। मैंने आपको बताया इस ए पॉइंट का मुझे एक्सेलरेशन बताओ। तो इस ए पॉइंट पे टाइम कितना है, 0 मान के चलते हैं, मतलब एट दिस इंस्टेंट टाइम कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ए पॉइंट के एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक्स को चेंज करते जाओगे, मतलब इस साइड की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ से गए हम लोग, यहाँ से गए, यहाँ से भी हम लोग आएंगे इस पॉइंट की तरफ। एक्चुअली अगर इस पॉइंट की, अभी यहाँ पे देखो चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया। तो इस पॉइंट के लिए टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा। बट अगर मैं डायरेक्टली ये वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये इनडिफाइनाइट फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यूज लेते हैं, इसकी तरफ जाते हैं, ऐसे नियरली इक्वल टू ए की तरफ जाते हैं, यहाँ से भी कुछ वैल्यूज लेते हैं, इसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ की वैल्यू क्या रहेगी, ए प्लस समथिंग, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ऐसी वैल्यूज रहेगी। या इस साइड में क्या रहेगी, ए माइनस 1, ए माइनस 2, ए माइनस 3, ऐसी वैल्यूज रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स वेरिएबल को ऐसे चेंज करते 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 ए तक जाएंगे, यहाँ से भी चेंज करते 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 ए तक जाएंगे। बट हम लोग एग्जैक्टली ए तक नहीं जाएंगे, हम इसके पास
यहाँ पे जाएंगे, इतना नज़दीक जाएंगे कि ये दोनों का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए. दैट मीन्स दिस x इज टेंड्स टू 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 0. टेंड्स टू 0 मतलब कितना? इसका मीनिंग होता है 0.000000001, इनडिफाइनाइट 0 एंड 1. लेकिन ये 0 नहीं होता. क्यों नहीं होता? अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो एक ये अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ और यहाँ से कुछ वैल्यूज़ इतना नज़दीक जाते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है ये इनिशियल बनेगा फिर ये फाइनल बनेगा. देखो यहाँ पे हमने ये इनिशियल ये फाइनल लिया था ना, अब यहाँ पे भी ये नज़दीक, इतना नज़दीक लाओगे आप लोग कि ये इनिशियल ये फाइनल बनेगा. और उससे हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट पे नहीं मिल रही है, थोड़ा इस साइड पे मिल रही है, बट नियरली इक्वल टू दैट पॉइंट हम लोग बोलते हैं. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लिमिट. इसको लिमिट कहा जाता है. ठीक है, तो ये लिमिट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, let x be a variable and a be a constant. If x takes values closer and closer to but not equal to a, then we say that x approaches to a and we write it as a x tends to a. ऐसे हम इसको लिखते हैं. उसको x tends to a बोलेंगे हम लोग. तो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है. लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा f ऑफ x. तो ये लिमिट कुछ भी हो सकता है. इट इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 हो सकता है, x टेंड्स टू 1 हो सकता है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है. ये फंक्शन किस टाइप का हो सकता है? ये फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स है. वो सभी टाइप्स हम लोग लिमिट में पढ़ने वाले हैं. ये फंक्शन के कितने टाइप से आप लोग ये वर्ड याद रखो, लिएट. इतने टाइप से. लिएट का मतलब क्या होता है? एल मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन, ई मतलब इनवर्स फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये सभी फंक्शंस हम लोग इस लिमिट में स्टडी करने वाले हैं. तो ये लिएट रूल याद रखो. यहाँ पे इस एफ एक्स की जगह पे लॉगरिदमिक फंक्शन मतलब लॉग एक्स रहेगा. इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, ऐसे कुछ तो भी रहेगा. देन एफ इनवर्स एक्स, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1 ऐसा रहेगा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा वो रहेंगे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई रेस टू एक्स, ये फंक्शंस रहेंगे. तो इन सभी फंक्शंस का लिमिट कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. अब हम यहाँ पे दो टाइप देखते हैं लिमिट के, जो मैंने आपको बताया. देखो, यहाँ पे हमने a लिया था और इस डायरेक्शन से हमने क्या किया? x टेंड्स टू a लिया. सिमिलरली इस डायरेक्शन से भी हमने क्या लिया? x टेंड्स टू a लिया. तो अगर आप इस साइड की वैल्यूज देखोगे तो यहाँ की वैल्यूज क्या होती है? a से बड़ी होती है. तो हम इसको क्या लिमिट देते हैं? a प्लस. राइट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं हम इसको a प्लस बोला जाता है. और यहाँ पे बोलते हैं a माइनस, क्योंकि यहाँ की वैल्यू जो है वो a से कम है, यहाँ की वैल्यू जो है वो a से ज़्यादा है. तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोला जाता है, इसको राइट हैंड साइड लिमिट बोला जाता है. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऐसे बोला जाता है. या फिर सिर्फ x टेंड्स टू a रहा तो हम बोलेंगे इट इज़ अ वन साइडेड लिमिट. ऐसे आप लोग इसको याद रखो. इसकी थियोरी ऐसे अभी मैं बता रही हूँ, बट इतना आपको समझ में नहीं आएगा. जब हम एक्चुअल में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बच्चों, अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट. अब इसके कुछ फॉर्मूलेज भी है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. अलजेब्रा ऑफ लिमिट. अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है? देखो, सबसे पहले मान लो आपको दो फंक्शंस दिए हैं और उनका लिमिट दिया है. लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x. ओके, अभी यहाँ पे दो फंक्शंस है, f ऑफ x एंड g ऑफ x, दोनों का प्लस किया है, माइनस किया है. तो जब हम लिमिट लेंगे तो ये जो लिमिट है इन दोनों को सेपरेट होगा. मतलब लिमिट x टेंड्स टू a ये बनेगा f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a ये बनेगा g ऑफ x. ओके, ये दोनों को लिमिट क्या होता है? सेपरेट होता है. सिमिलरली सेकेंड रूल देखो क्या है. लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x. अगर आपका मल्टीप्लीकेशन दिया है तो लिमिट सेपरेट करते वक्त क्या करना है? बीच में मल्टीप्लीकेशन ही रखना है. लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसको भी लिमिट आएगा, इंटू
लिमिट x टेंस टू a, इसको भी लिमिट आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे ही। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, मान लो किसी फंक्शन को k से मल्टीप्लाई किया है, x टेंस टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे k से मल्टीप्लाई किया है। तो जब हम लिमिट लेंगे तो ये k बाहर चला जाएगा और देन लिमिट सिर्फ फंक्शन का आएगा। लिमिट हम लोग किसी फंक्शन का ही लेते हैं, उसमें वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 3x + 1, इसका वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब x सिर्फ 3 रहा तो इसमें वेरिएबल भी नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब ये k रहेगा। तो उसका हम लोग लिमिट नहीं लेंगे, लिमिट हम लोग फंक्शन का ही लेंगे। ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो क्या है। मान लो आपको एक फंक्शन दिया है, लिमिट x टेंस टू a, इसको रैशनल फंक्शन भी बोला जाता है, f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, ऐसा लिमिट दिया है आपको। तो ये लिमिट दोनों को सेपरेट होगा। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, दोनों को लिमिट सेपरेट होगा। और एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट बोलो या नोट बन के लिखा तो भी चलेगा। लिमिट x टेंस टू a k, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का लिमिट हमेशा वही आता है, k ही रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं होता। एंड इफ, 6 पॉइंट लिखो, लिमिट x टेंस टू a, अगर सिर्फ a है, x है, तो इसका लिमिट क्या आएगा, a आएगा। मतलब हमें पता है कि वो वैल्यू एग्जैक्टली वहां पे है, तो उसका लिमिट क्या आएगा, a आएगा। आया समझ में? ये सभी पॉइंट्स नोट करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद देखो बच्चों, और एक थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक्चुअली मैं थ्योरी थोड़ा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते तब ज्यादा समझ में आता है। तो एक थ्योरम है यहाँ पे, वो हम लोग देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a इंटू x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a इज इक्वल टू। तो अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो उसका लिमिट क्या आता है, देखो इसका लिमिट आता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। एक्चुअली इसमें इसका प्रूफ भी आपको है, लेकिन वहाँ पे हमने एक बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया है जो आपका अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी फिलहाल बस इतना याद रखो। x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a, इसका पूरे फंक्शन का लिमिट क्या आता है, ये n जो है वो आगे मल्टीप्लाई होता है इंटू a, ये a रहेगा, रेज टू क्या बनेगा, n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रखो। कभी कभी आपको ऐसे भी दिया रहेगा, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे मान लो x रेज टू माइनस m है, माइनस a रेज टू माइनस m है, डिवाइड बाय x माइनस a है। तो इस केस में ये माइनस a m आगे मल्टीप्लाई होता है, a रेज टू क्या बनता है, माइनस m माइनस 1। तो ऐसे भी होता है। कभी ये एक्चुअली p बाई क्यू के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब मान लो अगर आपको लिमिट x टेंस टू a दिया है और यहाँ पे दिया है x रेज टू p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू है, ये माइनस a रेज टू p बाई क्यू डिवाइड बाय x माइनस a, तो इसका आंसर आएगा p बाई क्यू इंटू a रेज टू p बाई क्यू माइनस 1। ओके, ऐसे भी इसका आंसर है। मतलब सबका जो ये ऊपर का एक्सपोनेंट होता है आगे मल्टीप्लाई होता है, ये कांस्टेंट यहाँ पे हम लिखते हैं और रेज टू क्या करते हैं, -1 करते हैं। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व करते। तो बच्चों ये जो थ्योरी पार्ट था जो रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ये लिमिट का जो यूज़ है ना, 12th में लिमिट चैप्टर नहीं है आपको, बट आपको डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है 12th में। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे कंटिन्यूटी का, उसमें हम लिमिट का यूज करेंगे और कंटिन्यूटी पे डिफरेंशिएशन डिपेंड है, तो इसीलिए आपको लिमिट आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग टर्म्स। इवैल्यूएट द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 रूट z + 6 डिवाइड बाय z।
ये आपको एग्जाम्पल दिया है। अब इसको इवेल्युएट कैसे करना है देखो। सॉरी, यहाँ पे z है, x नहीं है, क्योंकि वेरिएबल इसका z है ना। अभी यहाँ पे अगर हमने डायरेक्टली ये -3 पुट किया, पहले चेक कर लो आप लोग, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा। अगर मैं -3 पुट करती हूँ तो -3 आता है, मतलब 0 नहीं आता। तो ये फंक्शन हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के बाद। प्रॉब्लम कब आएगा? जब ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 0 आ जाए तब प्रॉब्लम आएगा। अब -3 दिया है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली -3 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अगर ऐसा फंक्शन हो रैशनल फंक्शन तो लिमिट हम दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिमिट सेपरेट करेंगे। z टेंड्स टू -3 √z+6 डिवाइड बाय लिमिट z टेंड्स टू -3 इंटू z। ओके, ये दोनों को लिमिट मैंने सेपरेट किया। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो z की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, -3, तो ये पुट कर दो इसमें, √-3 + 6 डिवाइड बाय z की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3, दैट इज इक्वल टू 6 में से -3 गए, कितना बचेगा, √3 बचेगा, डिवाइड बाय -3 एज इट इज। ओके, उसके बाद देखो अभी ये √3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 को, सॉरी ये 3 को, ये √3 एज इट इज रखो, ये 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स अगर मैंने √3 लिखा तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, 3 होता है। तो इसमें एक √3 क्या होगा, कैंसिल होगा, और आपका फाइनल आंसर आएगा -1 डिवाइड बाय √3। तो इसका लिमिट क्या है, दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय √3, ये इसका मीनिंग है। ओके, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको कॉपी कर लो पहले, फिर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट y टेंड्स टू -3 y⁵ + 2 4 3 डिवाइड बाय y³ + 27। अभी इस एग्जाम्पल को हम लोग इस फॉर्मूले में लेके आएंगे, कौन सा, x टेंड्स टू a इंटू x⁻n -a⁻n डिवाइड बाय x - a, ताकि हमें वो फॉर्मूला यूज करते आए n इंटू a⁻n-1। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इसका 5 है एक्सपोनेंट, इसका पावर पता नहीं क्या है, इसका क्यूब है, इसका 27 है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें माइनस के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यहाँ पे प्लस के लिए दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको माइनस के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। y टेंड्स टू क्या है, यहाँ पे -3 दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये 243 किसकी पावर है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 243 को 3 से डिवाइड करते चलो, तो हमें पता चलेगा ये किसकी पावर है। अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, 81 आएगा। वापस 81 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 27 आएगा। 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9, वापस 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 1, मतलब देखो 3 3 -0 बनेगा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। मतलब ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। मतलब अगर हम 3 को 5 टाइम्स 3 की पावर 5 लेते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, 243 मिलता है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो लिमिट y टेंड्स टू -3, इसको हम ऐसे लिखेंगे y⁵ प्लस 3 क्या 5। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे भी माइनस लिया एंड यहाँ अंदर भी माइनस लिया तो ये माइनस माइनस, इसकी पावर ऑड है तो ये माइनस ही आएगा। ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। मतलब हमारा आंसर ये आ जाएगा। डिवाइड बाय, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ डिवाइड बाय हमें क्या चाहिए, x - a चाहिए, मतलब y - 3 चाहिए हमें नीचे डिवाइड बाय। तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे एक काम करते, पहले इसको लिख लेते, उसके बाद में वो स्टेप बताती हूँ आपको। अभी इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, y³ है ना, यहाँ पे भी मुझे क्यूब लाना है। तो 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, राइट ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3³। ओके, इसकी पावर सेम कर ली, इसमें भी सेम करना है, यहाँ माइनस लाना है, यहाँ माइनस लाना है। तो दोनों जगह पे मैंने माइनस माइनस ला लिया। बट मुझे नीचे क्या चाहिए, x - a, मतलब इसको भी मुझे y - 3 लाना है, ऊपर भी मुझे y - 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y - 3 लाने के लिए हम दोनों को अगर मैं डिवाइड करती हूँ y - 3 से, मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और मुझे फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो लिमिट y टेंड्स टू -3
इसको लिखते हैं y⁵ माइनस -3⁵ डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं y -3 करती हूँ, जो यहाँ पे वही मुझे चाहिए ना, डिवाइड बाय ये y³ एज इट इज लिखो -3³ एंड ये जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया वैसे यहाँ पे नीचे भी y -3 डिवाइड किया। ठीक है, तो अब देखो ये मुझे दो अलग अलग फॉर्मूले मिले, ये एक फॉर्मूला मिला, ये एक फॉर्मूला मिला, ये दोनों कट हो सकते हैं इसीलिए इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, वापस आपको यही इक्वेशन मिलेगा। तो दोनों को डिवाइड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल को हम लोग डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों को कर सकते हैं। तो ये दो सेपरेट फॉर्मूले मुझे मिले। अब हमें दोनों फॉर्मूले देखो इस फॉर्म में मिल गए, ये फॉर्म में, अभी इसको हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखो क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो लिमिट सेपरेट कर लो दोनों का, लिमिट y टेंस टू -3, यहाँ पे लिखेंगे y⁵ माइनस -3⁵ डिवाइड बाय y -3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय लिमिट y टेंस टू -3 y³ -3³ डिवाइड बाय y -3 ब्रैकेट कंप्लीट। अब दोनों को लिमिट मैंने सेपरेट किया है, अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है, n(a)n-1। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है अपना 5, तो ऊपर के फॉर्मूले में हम लिखेंगे 5, a क्या है -3⁵ सिमिलरली हम नीचे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ n क्या है 3 -3⁵ सो दैट इज इक्वल टू 5 × -3⁴ आएगा डिवाइड बाय 3 × -3⁵ आएगा। तो ये 3⁵ जो है इसमें से ये 4 में से 2 2 कैंसिल होंगे, राइट ना, और 2 बचेंगे। तो यहाँ पे रहेगा 5 × -3 का स्क्वायर बचेगा एंड डिवाइड बाय 3 रहेगा। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 × 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15। ये हमें फाइनल आंसर मिला। आए समझ में कैसे किया? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे y⁵ था, जैसे ही आपको रेज़ के एग्जाम्पल दिखे ऐसा एग्जाम्पल तो समझ लो आपको इसको क्या करना है, इसके फॉर्म में लाना है। तो y⁵ है प्लस 243 है, तो 243 को हम 3 से डिवाइड करते गए तो हमें मिला ⁵, मतलब ये माइनस में चाहिए था, मैंने बाहर माइनस लिया अंदर माइनस लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने उसको क्यूब में लिख लिया। फिर ऊपर मुझे इस फॉर्म में लाना था इसलिए मैंने y -3 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी y -3 से डिवाइड किया। दोनों का लिमिट सेपरेट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, जो थ्योरम था हमारे पास वो यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वैल्यूज कट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको 15 मिला। आया समझ में? अभी इस क्वेश्चन का हम लोग थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के डालो। दो वीडियोस में ये 7.1 खत्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट z टेंस टू -5 1/z प्लस 1/5 डिवाइड बाय z प्लस 5। अब देखो इस z की जगह पे मैं -5 पुट करती हूँ तो ये -5 + 5 0 बनता है, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिफाइंड फंक्शन होगा। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करो, ये ऊपर जो दिया है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। लिमिट सॉल्व करके जो आपको बराबर आंसर मिलेगा, z टेंस टू -5 1/z का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 + z डिवाइड बाय 5z डिवाइड बाय z प्लस 5। ये z है, हाँ 2 लगेगा आपको, ये z है, z प्लस 5। अब देखो ये 5z को नीचे डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, लिमिट z टेंस टू -5 5 + z डिवाइड बाय 5z इंटू z प्लस 5। अब देखो ये भी z प्लस 5 है, ये भी z प्लस 5 है, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो गए और हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू -5 1 डिवाइड बाय 5z बचता है यहाँ पे बस। अब अगर मैं z की वैल्यू पुट करती हूँ -5 तो -25 मिलता है, मतलब हमारा डिवाइड जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता। तो अभी हम लोग उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, उसको ऐसे फॉर्म में ला के रखो ताकि वो पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में 0 ना आए। लिमिट में वही है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करो। सो ये क्या आएगा, देखो 1 डिवाइड बाय 5 इंटू z की जगह पे आएगा -5 पुट करने के बाद 1 डिवाइड बाय -25 आएगा और यही आपका फाइनल आंसर है।
तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है। जैसे जैसे आगे कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट लगेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से स्टडी करो और हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाओ। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये तो फंक्शन से भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो अभी आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।